बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं पीटीआई के हवाले से, रीसेंट सिचुएशन के हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद कर दिया गया है। और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा बच दज के कहा है कि मैं जा रहा हूँ इमरान खान को समझाने के लिए, इमरान खान के साथ एक डिटेल नेगोशिएशन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, और ये भी बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी अगर नहीं होगा तो इसकी जगह के ऊपर ये जो चौधरी साहब है ये भी बैठा होगा, ये एक और सेकंड ऑप्शन है। सो ये तमाम चीजें हम डिटेल से एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहां पर सिचुएशन पहुंचती है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको वाजे तौर के ऊपर क्लियर करता चलूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट तो बेचारी कमजोर है, मासूम है, कोई कमजोर नहीं है। कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, किसी ने किसी को थ्रेटन नहीं किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट को किसी ने धमकियां नहीं दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जानबूझकर रजामंदी से इस जुर्म में अंदर शामिल है। ठीक है, जब आप खामोश रहते हो ना किसी जुल्म के अंदर तो आप उस जुल्म के हिस्सेदार होते हो, ये बात वाजे होनी चाहिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट 2 साल से अंदर इस पूरे के पूरे तमाशे के अंदर शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ही जज है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसकी तादाद, उसकी पावर, सब कुछ उसके अंडर में था और उसने ये सारे के सारे टेस्टेड अप्रूवल्स दिए हुए इन चीजों को। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हिम्मत होती या इस पार्ट का हिस्सा नहीं होता, इस जुल्म और जबर का हिस्सा नहीं होता, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता था, ये बहुत कुछ कह सकता था, ये अच्छी खासी कमिटीज बना सकता था, सो ये सब कुछ कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर इसकी इजाजत दी है। सो जब भी कभी वॉर क्राइम्स या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होंगी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की इन्वेस्टिगेशन होगी, तो रोल ऑफ जुडिशरी और जुडिशरी ने किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज करने की इजाजत दी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, ये जरूर डिस्कस किया जाएगा। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जुडिशरी ने कैसे अलाउ किया। ऐसे नहीं हो सकता कि जुडिशरी इतना बड़ा तमाशा करवा के चुपचाप करके कोने से खिसक कर निकल जाए, ये नहीं हो सकता। पुलिस का भी रोल है, आर्मी का रोल है, मीडिया का रोल है, पॉलिटिशियन लीडर्स का रोल है, लेकिन जुडिशरी का रोल सबसे ज्यादा है, इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। अब आते हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। मैं पहले दिन से कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी एक लीच है। बहरहाल इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द जितने ढोंगलों का जो तमाशा बनाया हुआ था ना, वो सारे के सारे इमरान खान के सामने साफ हो गए। अब पता चला इमरान खान को कि पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, कितनी कमिटेड होनी चाहिए। यहाँ पर आईएसएफ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को अगर हायर करता, मरते मर जाते, वो यंगस्टर्स थे, वो मरते मर जाते, इमरान खान को छोड़ते नहीं, ये बात तो वाजे। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं, उन आईएसएफ के लोगों के अंदर किस चीज की कमी है। कमिटेड है, पढ़े लिखे हैं, पार्टी के लिए लॉयल हैं, इमरान खान के साथ वफादार है, काम करना चाहते हैं, हुकूमत के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कमी क्या है उनके पास, आईएसएफ वालों के पास, उनके पास पैसे नहीं है। तो पीटीआई की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के वोट हैं पीटीआई के पास। उसके बाद पीटीआई के पास ओवरसीज से डोनेशन आती हैं, 300 अरब रुपीज या 600 अरब रुपीज या 1000 अरब रुपीज पीटीआई के लिए कलेक्ट करना कोई मुश्किल बात है। लेकिन मसला यह है कि उसके लिए टाइम, वक्त, डेडिकेशन, डिवोशन चाहिए, वो तो पीटीआई ने कभी की नहीं। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। सो ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान को बाइट बैक करेंगे। जो इमरान खान ने माजी के अंदर जितनी सीरीज ऑफ मिस्टेक्स की थी, बाजवा को एक्सटेंशन देना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी चेंजेस थी वो नहीं करना, आर्मी को लूजली छोड़ देना, पुलिस को लूजली छोड़ देना, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को लूजली छोड़ देना, टट्टुओं को अपने इर्द गिर्द जमा कर देना, जितनी भी ये सीरीज ऑफ मिस्टेक्स थी, उस्मान बुज़दार जैसे को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा देना, ये सीरीज ऑफ द मिस्टेक्स थी, वो इमरान खान के गले में आज पड़ी है। सो ये आपको समझना चाहिए, कोई भी जंग है ना, इंसान एक्चुअल बैटलफील्ड में नहीं हारता। असल में इंसान जंग हारता है प्लानिंग स्टेज के ऊपर। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होती है ना, और आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की होती, यानी प्लानिंग के अंदर आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की होती है, मिसकैलकुलेशंस की होती है, फिर वो आपको एक्चुअल बैटलफील्ड के अंदर हॉन्ट करती हैं कि यार यहाँ पर ये गलतियां हुई हैं। सो ये वो इमरान खान की क्रिटिकल मिस्टेक्स जो कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर थी। अब इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी, जिससे इमरान खान ने ये अज्यूम किया कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, और जो कि दुरुस्त फैसला था। मुझे पता है ये एक बहुत ही अच्छा और दुरुस्त फैसला था, पंजाब असेंबलियां और केपीके की असेंबलियां तोड़ना। इससे ये एक्सपोज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस आइन को तोड़ने में शामिल है। इससे ये तो आपको एक्चुअली में पता चल गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइन तोड़ने में शामिल है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। ये बहुत बड़ी है ना, एक आईनी जिम्मेदारी थी जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, और सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज के पीछे छुपकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना नहीं सोचा, और बल्कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ये कहकर के इन्होंने आइन तोड़ा है पार्लियामेंट ने, और हम आइन की हिफाजत के लिए पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। और जहां पर आइन टूटा है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, वहां पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा
करने के लिए जुडिशरी के पावर को सब्जुगेट किया है। अब ये चीफ जस्टिस बिल्कुल भी स्केप नहीं कर सकता इस तमाम तर चीजों से। सो जब भी आर्टिकल 6 की इंक्वायरी होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पहले लगेगा, ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ सबसे पहले इंक्वायरी होगी। अब मसला यह है कि इमरान खान उतनी कमिटमेंट शो करेगा जिसमें आपकी मिलिट्री लीडरशिप हो, आपकी पुलिस हो, आपकी जुडिशियल लीडरशिप हो, इन सबके खिलाफ एक्शन लेना हो। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को करनी है वन वे और दी अदर। अब यहाँ पर आप देखें शाह महमूद कुरैशी आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी कौन से ऑप्शन लेकर जा रहा है इमरान खान के पास? आप मुल्क छोड़ जाएं, आप पार्टी की लीडरशिप से इस्तीफा दे दे, मैं पार्टी चलाऊंगा। तो 2% के शाह महमूद कुरैशी भड़वे, तेरी क्या औकात है बे? तू है कौन बे जो तेरे को हम वोट देंगे? तू है कौन साले? 2% के लोफर आदमी, तुझे हम नहीं जानते, तुझे तो हम पहले से जानते थे। तू ये बेगैरती करके दिखा। और मुझे पता था जब ये इसको अरेस्ट किया गया था तो मुझे पता था ये सारा का सारा ड्रामा। अरेस्ट भी क्या किया था, खुद ही जाकर दे दिया था, सरेंडर किया था इसने। और क्या किया था, अरेस्ट किया था इसको, कोई इसकी से नहीं। ये जो आपका चौधरी है, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, ये दोगले बंदे, जिन पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्तियां नहीं हुई हैं वो दोगले बंदे, ये मैं आपको गारंटी करता हूं, वो दोगले से दोगले बंदे। और ये आपको यहां पर याद रख लेना चाहिए कि इन बंदों से आपने जान छुड़ानी है, इन बंदों से पीटीआई को जान छुड़ानी है। अब ये शाह महमूद कुरैशी जाएगा इमरान खान को कहेगा कि मुल्क छोड़ जाओ, यहाँ पार्टी की लीडरशिप मेरे हवाले करो। शाह महमूद कुरैशी की कौन सी इज्जत है, कौन वोट देगा शाह महमूद कुरैशी को? ये तो कोई बता दे, शाह महमूद कुरैशी की हैसियत क्या है, ये तो बता दो मुझे कोई। बहरहाल इमरान खान को भी अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, किस तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स बनाए हुए थे, जिसको मतलब एक ही मिलिट्री ऑपरेशन ने साफ करके रख दिया। सो इमरान खान को ये सारी की सारी चीजें क्रिटिकली एनालाइज करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके मतलब बहुत कुछ सही करना पड़ेगा। और उसके बाद इमरान खान को यह भी देखना पड़ेगा कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम ने इमरान खान की पार्टी को बढ़ाया जा सकता है। आपको आईएसएफ के लोग चाहिए और पैसा चाहिए, पैसा आपको डोनेशन से मिल जाएगा, आईएसएफ के लोग आपके पास अवेलेबल है। ये वो कॉम्बिनेशन होगा, ये वो लीथल कॉम्बिनेशन होगा जिसके मदद से आप पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर अच्छी खासी पार्टी बिठा सकते हैं। बाकी रही बात ये जो आपका था आजाद कश्मीर का जो था प्राइम मिनिस्टर, ये सरदार इलियास वगैरह, अब उसको मैंने कितनी बार क्रिटिसाइज किया हुआ था, इमरान खान ने इसको बनाया था ना, आज देखो कहां पर बैठा हुआ है, गया ना जेकेटी के पास। तो ये इमरान खान की सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं जो इमरान खान ने की हैं। तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर एक मैं आपको है ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, डिप्लोमेसी कितनी ताकतवर होती है अगर आप मिलिट्री पावर से कंपेयर करें। मतलब मिलिट्री माइट से ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी हो सकती है अगर आप एक अच्छे और स्किल्ड डिप्लोमेट हैं। मैं यहाँ पर एक पुराने जमाने की गेम की बात करता हूँ। पुराने जमाने में एक गेम होती थी आरटीएस, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स, जिसे एज ऑफ एम्पायर थी। एज ऑफ एम्पायर हम खेलते थे, मैं खेलता था उस टाइम पर 2007 और 8 या 9 की बात है। मैं मल्टीप्लेयर के ऊपर खेला करता था, इंटरनेशनल सर्वर्स के ऊपर, मतलब गोरों के साथ, उनके साथ ये इंटरनेशनल सर्वर्स के ऊपर खेला करता था। और ये एज ऑफ एम्पायर मुझे एज ऑफ एम्पायर 2 मुझे बहुत पसंद है, एज ऑफ एम्पायर 5 भी आई, वो भी खेली। लेकिन 2 में मसला ये था कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मिलिट्री बिल्डअप्स करने पड़ते हैं। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि सबसे पहले ताकतवर आर्मी बनाओ, और सबकी स्ट्रेटेजी यही होती थी, ताकतवर आर्मी बना के मतलब दूसरे के बेसिस को अटैक करके रिसोर्सेज प्रोक्योर करके और फिर गेम को लंबा खींचा जाए। यहाँ पर हम 8x8 का मैप था, मतलब 8 के करीब प्लेयर थे, उनमें से एक लड़की थी और 7 लड़के थे। मैंने पहले सोचा वो जो लड़की थी वो मेरे एडजेसेंट में थी, मैंने पहले सोचा मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ, इसके बेसिस के ऊपर हमला करके जल्दी जल्दी मिलिट्री बना के इसको सफाया कर देता हूँ, ये लड़की खिसक जाएगी, इसके रिसोर्सेज यूज करके फिर मैं उन 7-8 लोगों के साथ लंबी जंग के अंदर चला जाऊंगा, फिर उनको आपस में लड़ाता रहूंगा और मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने इस लड़की के ऊपर हमला किया तो वो 7 के 7 लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। अब मुझे पहले ही मतलब स्टेज में नॉकआउट कर दिया, पहला प्लेयर जो एलिमिनेट हुआ वो मैं हो गया। उसके बाद आपको पता है कि बंदा स्पेक्टेटर मूड में चला जाता है। स्पेक्टेटर मूड ये होता है कि आप सारी चैट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज देख सकते हैं, सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी गेम ओवर हो चुकी होती है। सो मैं स्पेक्टेटर मूड में चला गया और फिर मैं देख रहा था उस लड़की ने, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मिलिट्री स्किल्स नहीं थी, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी एज ऑफ एम्पायर गेम के अंदर, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसने एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से लड़ाया, उन 7 प्लेयर को मेरे खिलाफ लड़ाया, फिर दूसरे को तीसरे से। एट दी एंड उसने जाकर अकेली बची और सामने एक प्लेयर बचा। उस जिस प्लेयर के सामने वो अकेली बची थी उस प्लेयर की हालत खत्म हो चुकी थी, उसके सारे रिसोर्सेज विड्रॉन हो चुके थे, उसकी सारी फौजें मर चुकी थी, और फिर इसने जाकर अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके उसको खत्म कर दिया गेम से, और वो नेट विनर बनकर निकली। वो डिप्लोमेसी क्या कर रही थी, किसी को कह रही थी मैं तुमसे मतलब अपना मैसेज के ऊपर बात करूंगी, किसी को कह रही थी मैं अपना मतलब तस्वीरें तुम्हें भेजूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, किसी को ईमेल दे रही थी, किसी को क्या दे रही थी। तो इस तरह की डिप्लोमेसी करके मतलब सबको खुश करके रखा हुआ था और नेट में वो गेम जीत कर चली गई वहां से। सो इससे आपको एक सबक मिलता है। सबक ये है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके डिप्लोमेटिक स्किल्स कितने अच्छे हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ मेरी सबसे अच्छी थी, लेकिन मसला ये था कि डिप्लोमेटिकली उसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और मैं हार गया। इसी तरह से दूसरों की भी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी थी, उसने दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। नेट रिजल्ट ये हुआ कि ये खुद ब खुद ताकतवर होती गई और अल्टीमेटली गेम जीत गई पूरी की पूरी। सो यहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि
इमरान खान की पॉलिसी के अंदर जो सबसे बड़ी कामयाबी या खामी है, एक कामयाबी इमरान खान की ये है कि पॉपुलेशन पब्लिक सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करती है। ये हो गई इमरान खान की मिलिट्री स्ट्रेंथ। एक जो कमजोरी है वो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इमरान खान के। वो इमरान खान चीजों को डिप्लोमेटिकली मैन्यूवर नहीं कर पा रहा। मैन्यूवर क्यों नहीं कर पा रहा है इमरान खान? ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को अपनी बेहतर करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, आप अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के ऊपर भी रिलाय कर सकते हैं कि इनको आपस में ही लड़ा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सबसे पहली चीज है मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन या पब्लिक, वो तो ज्यादा से ज्यादा निकली, लेकिन लोगों ने उनको गोलियां मार दी, फौज ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। उसके बाद आपकी लीगल स्ट्रेंथ है, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो मिलिट्री के पेट्रियट्स है वो भी सारे सरेंडर कर गए। पुलिस को कहा गया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहेगी, लेकिन पुलिस ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दी। अब आपके पास एक्चुअल स्ट्रेंथ है आपकी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लेवरेज। और ये जो डिप्लोमेटिकल एंड पॉलिटिकल लेवरेज जो आपको इंटरनेशनल या डायस्पोरास के अंदर जो फॉरेन पाकिस्तानी बैठे हुए उनके अंदर थी, वहां पर आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई पीटीआई की सही तरीके से। एक बार भी आपने ऑर्गेनाइज नहीं करने की कोशिश की। 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। आज आपको पता चल रहा है कि वहां पर अगर चीजें ऑर्गेनाइज होती तो कितनी इफेक्टिव होती। अब जाकर वो खुद को खुद ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं। ये भी आपकी मिस्टेक, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर, मैंने पहले भी कहा था कि इनका मकसद है बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना। पीटीआई के खिलाफ तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन इनमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसके ऊपर सब लोग इकट्ठे नहीं है, ये डिवाइडेड है। अब इस चीज को आपने इस्तेमाल करना है। आप ये भी डील कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मिलिट्री थी उसने पीटीआई के साथ अलायंस 2018 से पहले इसीलिए बनाया क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, नवाज शरीफ मिलिट्री को ज्यादा तंग कर रहा था, सब्जुकेट कर रहा था। नवाज शरीफ को हटाने के लिए उन्होंने पीटीआई के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की। इनफैक्ट मिलिट्री ने पीटीआई की ताकत इस्तेमाल की। अगर पीटीआई उस टाइम पर मिलिट्री को रिजेक्ट कर देती तब भी पीटीआई पावर में आ जाती और मिलिट्री की कोई हैसियत नहीं बचती। ये भी एक श्योरिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मिलिट्री ने पीटीआई को यूज किया। अब पीटीआई ये कर सकती है कि मिलिट्री को, अब मिलिट्री ने अलायंस स्विच किया ना, मिलिट्री को दबाने के लिए पीटीआई ये कर सकती है कि कहे कि नवाज शरीफ को लेकर आओ, हम इसके सारे केसेस माफ करते हैं। इस पूरे खेल में मिलिट्री की डिफीट है। अगर नवाज शरीफ वापस आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो पीटीआई का क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। सबसे ज्यादा किसका जाता है? फौज का जाता है। नवाज शरीफ फौज की वो दुर्गत बनाएगा, जुडिशरी की वो दुर्गत बनाएगा कि ये जुडिशरी ये फौज दोनों याद रखेंगे। सो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या मिल रही है? आपको अच्छी चीज यही मिल रही है ना कि मिलिट्री के जूते लगे, क्योंकि मिलिट्री ने दहशतगर्दी की है ना। सो अब मिलिट्री को आप लोग क्यों सपोर्ट करें? आप भी नवाज शरीफ को लेकर आ जाए। क्यों? पीटीआई ने ठेका ले रखा है क्या करप्शन के खिलाफ लड़ने का? ये अदालत है, ये फौज है, ये पुलिस है, मर गई है क्या? क्यों? अगर इनको नहीं लड़ना तो आप भी नवाज शरीफ से डील कर लीजिए और फिर लेके आइए। फिर इन सबकी जो माँ बहन करेगा नवाज शरीफ, वो आप सब देख लीजिएगा। सो यहाँ पर आपको मैन्यूवर्स करने पड़ेंगे, इस लेवल के मैन्यूवर्स करने पड़ेंगे, तब जाकर इस फौज की अकल ठिकाने आएगी। वरना ये क्या समझते हैं कि ये लोग नवाज शरीफ के साथ डील कर सकते हैं तो पीटीआई डील नहीं कर सकती क्या? ये इस लेवल के आपको डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स करने पड़ेंगे। सो ये मैन्यूवर्स करके ही आप बहुत ज्यादा मिलिट्री को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।